हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ज्ञान गणित चैनल। ऐसा कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती है। तो आज मेरा एलआर का जो पहला क्वेश्चन है सिर्फ ये जोड़ियों के ऊपर ही है। 5 लेडीज जिनके नाम हैं ऐश्वर्या, करीना, माधुरी, दीपिका एंड प्रियंका इज मैरिड टू 5 जेंट्स, और उन जेंट्स के नाम है राकेश, रमेश, रितेश, रूपेश एंड राजेश। नॉट इन दिस ऑर्डर। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको दी हुई है और वो इन्फॉर्मेशंस हमको एक एक करके समझते जाना है और इस टेबल के अंदर फिल करना है। ये टेबल मैंने आपके लिए रेडी कर रखी। एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह का टेबल बनाना है। लेडीज ये इस तरफ लिखा मैंने और जेंट्स मेरे उस तरफ मैंने लिखे हुए हैं ये। इज दैट क्लियर? ये सारी इंफॉर्मेशंस के थ्रू ये पढ़ के आपको ये पता करना है कि कौन किसकी वाइफ है, किसकी मैरिज किसके साथ हुई है। इज दैट क्लियर गाइज? सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला वाला सेंटेंस है मेरा, करीना इज मैरिड टू फ्रेंड ऑफ रूपेश। करीना की मैरिज रूपेश के फ्रेंड के साथ हुई है। इसका मतलब करीना की मैरिज रूपेश के साथ नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे गाइज। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, वाइफ ऑफ राकेश इज फ्रेंड ऑफ माधुरी। राकेश की जो वाइफ है वो माधुरी की फ्रेंड है। इसका मतलब माधुरी तो राकेश की वाइफ नहीं है। इज दैट क्लियर? ये इंफॉर्मेशन हो गई मेरी। नेक्स्ट पॉइंट, राकेश वॉज द बेस्ट पर्सन इन मैरिज ऑफ दीपिका। जब दीपिका की मैरिज हुई थी तो राकेश वॉज बेस्ट पर्सन। इज दैट क्लियर? बेस्ट पर्सन मतलब जिसने शादी में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है ना। इसका मतलब आप दूल्हा या दुल्हन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट? तो राकेश वॉज द बेस्ट पर्सन इन द मैरिज ऑफ दीपिका। इसका मतलब राकेश की वाइफ दीपिका नहीं है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रितेश इज द ओनली फ्रेंड ऑफ रूपेश। रूपेश का एक ही फ्रेंड है, कौन? रितेश। और ये फर्स्ट लाइन में क्या बोला था हमने? करीना इज मैरिड टू फ्रेंड ऑफ रूपेश, और रूपेश का तो एक ही फ्रेंड है, कौन? रितेश। इसका मतलब करीना की शादी किससे हुई? रितेश के साथ हुई। इज दैट क्लियर गाइस? तो करीना की शादी हुई रितेश के साथ, तो करीना के सामने रितेश मैं यहां टिक लगा दूंगा। एक बार और समझ लीजिए इसको। करीना इज मैरिड टू फ्रेंड ऑफ रूपेश। रूपेश के फ्रेंड से करीना की मैरिज हुई, और ये सेंटेंस में बोला रितेश इज द ओनली फ्रेंड ऑफ रूपेश। तो करीना की शादी रितेश के साथ हुई। इज दैट क्लियर? इसका मतलब करीना किसी और की नहीं हो सकती, वो रितेश की हो चुकी है। यस नो गाइस? और रितेश करीना का हो चुका है तो वो ऐश्वर्या का भी नहीं होगा, माधुरी का नहीं होगा, दीपिका का नहीं होगा, प्रियंका का नहीं होगा। ये सारी चीजें हमको पता चल गई। आगे बढ़ते हैं अपन। प्रियंका इज सिस्टर इन लॉ ऑफ राकेश। प्रियंका राकेश की सिस्टर इन लॉ है। अब वो चाहे भाभी हो या साली हो, है ना, सिस्टर इन लॉ ही बोलेंगे। मगर प्रियंका राकेश की वाइफ तो नहीं है, ये क्लियर हो गया। तो राकेश की मैरिज प्रियंका से नहीं हुई। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, वाइफ ऑफ रमेश वॉज क्लासमेट ऑफ माधुरी एंड दीपिका। रमेश की जो वाइफ है वो माधुरी और दीपिका की क्लासमेट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि माधुरी और दीपिका की शादी तो रमेश से नहीं हुई, तो माधुरी के सामने रमेश में क्रॉस आ जाएगा, दीपिका के सामने भी यहाँ क्रॉस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ रूपेश इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ माधुरी। तो रूपेश माधुरी का ब्रदर इन लॉ है, तो माधुरी की शादी रूपेश से नहीं हुई। इज दैट क्लियर? अब हम सारी चीजें हमको पता लग जाएगी। यस। अब राकेश की वाइफ कौन हो गई? ऐश्वर्या। तो यहाँ टिक लगा दो। और ऐश्वर्या यदि राकेश की हो गई तो वो और किसी की नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा क्रॉस बन जाएगा। यहाँ पर ये सब जगह मेरे क्रॉस आ गए तो यहाँ पर मेरा टिक लग जाएगा, और यहाँ टिक लग जाएगा तो यहाँ मेरा क्रॉस लग जाएगा। और ये सब जगह मेरे क्रॉस हो गए, एक ही बचा है तो यहाँ मेरा टिक लगेगा। यानी दीपिका की मैरिज रूपेश के साथ हुई, और यहाँ पर टिक लग गया तो यहाँ क्रॉस लग जाएगा, और एक ही जगह ये बची है, यहाँ पर मेरा टिक लग जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इस तरह का एक सेट दे करके नीचे क्वेश्चंस दे देंगे कि करीना किसकी वाइफ है, या
रूपेश किसका हस्बैंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा. So you can manage such problems very easily. This was very easy question. सब तरह के क्वेश्चन एलआर में आते हैं. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, लेवल का कोई एंड नहीं होता, कितना भी लेवल आ सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन पेपर एंड एग्जामिनेशन आल्सो. मूव ऑन, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन. इस क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये दिया हुआ है, देयर आर सर्टेन साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट है जिनके नाम हैं रमन, जहांगीर, अल्बर्ट, क्यूरी. ये 4 साइंटिस्ट हैं. इन्होंने कुछ आइसोटॉप्स के सैंपल कलेक्ट किए किसी रिसर्च के लिए. अब उन आइसोटॉप्स के नाम है यूरेनियम, तो वो यू लिख दिया. यहाँ पे थोरियम का TH, बेरियम है ना, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा ये नाम उनके लिए फेमिलियर है. क्रिप्टॉन के लिए KR लिख दिया, कैडमियम के लिए CD लिख दिया. इज दैट क्लियर? यहाँ पर हमारा टोटल के लिए हमारी ये पूरी आ गई. अब ये सारी इंफॉर्मेशन अपन पढ़ते जाते हैं और फिर यहाँ पर अपन डेटा फिल करते चले जाएंगे. आपका क्वेश्चन ही यही है कि किस बंदे ने कितने सैंपल कलेक्ट किए, वो इंफॉर्मेशन हमको लानी है. सो आई रीड द क्वेश्चन. ईच साइंटिस्ट कलेक्टेड एटलीस्ट 3 सैंपल्स एंड एट मोस्ट 11 सैंपल्स ऑफ ईच काइंड. इज दैट क्लियर? 3 से कम किसी ने कलेक्ट नहीं करे, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 11. The number of samples of any 2 kinds of isotopes collected by a scientist differ by at least 2. किसी भी साइंटिस्ट ने नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ एनी 2 काइंड्स ऑफ आइसोटॉप्स, जैसे रमन है तो कोई भी 2 तरह के आइसोटॉप के उसने सैंपल कलेक्ट करे तो उनका जो नंबर है वो नंबर कम से कम 2 से तो डिफर करेगा ही करेगा. मतलब ऐसा इसमें क्वेश्चन में दिया है, एटलीस्ट 2. No 2 scientists collected the same number of samples of any kind of isotope. No 2 scientists, कोई भी 2 साइंटिस्ट ऐसे नहीं है कि इसने भी यूरेनियम के 3 कलेक्ट करे, जहांगीर ने भी इसने 3 करे. यानी इस तरफ भी कोई रिपीट नहीं होना और इस तरफ भी कोई रिपीट नहीं होना. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंसेस. इज दैट क्लियर? नो साइंटिस्ट कलेक्टेड 3 सैंपल्स ऑफ यूरेनियम और 11 सैंपल्स ऑफ बेरियम. इसका मतलब यूरेनियम की लाइन में 3 नहीं आने वाला. तो ये 3 लिख के और काट दो इसको ताकि लगे कि 3 यहाँ नहीं आएगा. और बेरियम के 11 सैंपल किसी ने भी कलेक्ट नहीं किए तो बेरियम की लाइन में 11 नहीं आने वाला. नेक्स्ट पॉइंट. टोटल सैंपल्स ऑफ कैडमियम कलेक्टेड बाय ऑल 4 साइंटिस्ट कंबाइंड इज 2 लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ ईच काइंड ऑफ आइसोटॉप. मुझे तो ये सेंटेंस नहीं समझ आया क्या कहना चाह रहा. आपके साथ भी ऐसा हो सकता है एग्जाम में. छोड़ दो उसको, बाद में देखेंगे, है ना. चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है हमारा. नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ यू कलेक्टेड बाय क्यूरी is 2 more than the number of samples of thorium collected by Jahangir, which in turn is 2 more than the sample of cadmium collected by Albert, which in turn is 2 more than the samples of uranium collected by Raman, which in turn is same as krypton collected by Jahangir. कुछ ज़्यादा ही बड़ा सेंटेंस नहीं हो गया? एक ही सेंटेंस में इतनी सारी चीज़ें दे दी. नो प्रॉब्लम, ट्राई करते हैं अपन. फिर से पढ़ते हैं इसको. द नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ यूरेनियम कलेक्टेड बाय क्यूरी, ये हमें नहीं पता. क्यूरी ने यूरेनियम के जितने सैंपल कलेक्ट करे मैं उसको मान लेता हूं X है वो नंबर. इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ थोरियम कलेक्टेड बाय जहांगीर. तो जहांगीर ने थोरियम के जो सैंपल कलेक्ट करे उससे ये X 2 ज्यादा है. इसका मतलब ये 2 कम है इससे. तो कैन आई से दिस इज X-2. इज दैट क्लियर? ओके. which in turn is 2 more than the sample of cadmium collected by Albert. Okay, Albert ने जो कैडमियम के सैंपल कलेक्ट करे तो फिर वो X-4 हो गया, क्योंकि ये जो मेरा X-2 ये इससे भी 2 ज्यादा है. इज दैट क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं अपन. which in turn is 2 more than the samples of uranium collected by Raman. तो ये रमन ने जो यूरेनियम कलेक्ट करे उससे भी ये 2 ज्यादा है, तो इससे 2 कम ये है मतलब. तो यानी ये मेरा आएगा फिगर X-6. इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. और लास्ट में क्या बोला है? विच इन टर्न इज सेम एज क्रिप्टॉन कलेक्टेड बाय जहांगीर. तो जहांगीर ने क्रिप्टॉन के जो सैंपल कलेक्ट करे वो भी X-6 ही है. इज दैट क्लियर? बस तो ये पॉइंट रफली तो हमने पढ़ लिए. बस एक ये 5th वाला पॉइंट है जो हमें अभी क्लियर नहीं हुआ था. द टोटल सैंपल्स ऑफ कैडमियम कलेक्टेड बाय
ऑल 4 साइंटिस्ट कंबाइंड इज 2 लेस देन, चलो जाने दो, देखते हैं ना अभी क्या होता है ना, एग्जाम में भी ये सब चीज़ें होंगी। अच्छा, मिनिमम किसी बंदे ने कितने सैंपल कलेक्ट करे 3, और मैक्सिमम कितने करे 11, और कम से कम 2 का फर्क तो है ही, और लोग हैं कितने ये टोटल, मतलब ये सैंपल हैं कितने, यूरेनियम, थोरियम, बेरियम, क्रिप्टॉन, कैडमियम, 5 सैंपल है, इसका मतलब 5 नंबर है 3 से 11 के बीच में, और कम से कम 2 का डिफरेंस है, ये भी स्टोरी में बोला है, इसका मतलब पक्का हो गया वो पांचों नंबर इन्हीं में से 3, 5, 7, 9 और 11। इज दैट क्लियर? इसका मतलब इस पूरी लाइन में कहीं 3 आएगा तो कहीं 5 आएगा, कहीं 7 आएगा, कहीं 9 आएगा, कहीं 11 आएगा, हर एक बार आएगा, पक्का है ये। फिर तो ये भी पक्का पता चल गया कि इन सबका टोटल कितना होगा, 3 + 5 8 + 7 15 + 9 24 + 11 35। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल मेरा 35 होगा, फिर तो ये वाला टोटल भी 35 होगा, ये वाला भी 35 होगा, ये वाला भी 35 होगा, तो इन चारों का टोटल 35 4 जा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए और पढ़ते जाते हैं अपन, और देखते जाते हैं क्या क्या। अब अपन ट्राई करते हैं कि जो चीज़ अपन को नहीं समझ आ रही थी 5th पॉइंट, क्या वो अब आ रहा है क्या। टोटल सैंपल्स ऑफ कैडमियम कलेक्टेड बाय ऑल 4 साइंटिस्ट कंबाइंड इज 2 लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ ईच काइंड ऑफ आइसोटोप। ओके, अब मुझे तो समझ आया ये कैडमियम का जो टोटल है वो इन सारे आइसोटोप के टोटल का जो एवरेज है, एवरेज जितने जितने उससे ये 2 कम है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल, ये 5 चीज़ों का टोटल 140 है। तो एवरेज क्या हुआ आइसोटॉप्स का, आइसोटॉप वाइज, साइंटिस्ट वाइज नहीं, आइसोटॉप वाइज अपन देखें तो एवरेज आएगा 140/5, और 140/5 मेरा बनेगा गाइस 28, और उस 28 से 2 कम है ये वाला वैल्यू 26, यानी कैडमियम के जितने सैंपल्स है उनका टोटल पता चल गया मुझे 26 है। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक और चीज़ मुझे पता चल रही है कि यूरेनियम की लाइन में 3 नहीं आने वाला, इसका मतलब 1 2 3 और ये 4 नंबर आएंगे, तो पक्का है जब 3 नहीं आएगा तो 4 बचे ही कौन, 5 7 9 11, इनका टोटल ये यहाँ वाला फिगर आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब 5 7 9 11 का टोटल इतना क्यों करो यार, 35 सबका टोटल है इनका, उसमें से 3 ही हटा दो ना, ये तो 32 आ गया मेरा, ये भी पता चल गया। अच्छा, ये मेरा 11 है तो ये निकाल दो, तो बाकी सबका टोटल 11 हटा दो तो ये मेरा 24 आ गया। इज दैट क्लियर? अब ये 2 ही नंबर बचे मेरे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, ये भी पक्का है कि 5 में से हर एक कॉलम में 4 सैंपल आएगा ना, एक तो छूटेगा ही छूटेगा। इज दैट क्लियर? अब मेरे को एक चीज़ बताइए, यदि मैं 3 को नहीं लेता हूँ तो मेरा टोटल 32 आता है, वो तो मैंने ले ही लिया, पक्का है ना। 5 को नहीं लेता हूँ तो मेरा टोटल 30 आएगा, इसका मतलब इसमें से कहीं ना कहीं 30 आएगा एक जगह। 7 को नहीं लेता हूँ तो मेरा टोटल आएगा 28, इसका मतलब एक जगह कहीं 28 भी आएगा। और 9 को नहीं लेता हूँ मैं तो मेरा टोटल आएगा 26, वो तो ऑलरेडी है मेरे पास। और 11 को नहीं लेता हूँ तो 24, वो भी मेरे पास ऑलरेडी है। तो मतलब ये टोटल में अब 2 ही जगह खाली बची है, उसमें से एक जगह 28 आएगा और एक जगह 30 आएगा, ये पक्की बात है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ 28/30, कोई एक यहाँ आएगा और यहाँ पर 28/30। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या मैं x का वैल्यू 3 ले सकता हूँ, ये वाला x? नहीं, 3 तो ये है ही नहीं ना इस लाइन में कहीं, तो 3 यहाँ आ ही नहीं सकता। क्या मैं x को 5 ले सकता हूँ? यदि मैं x को 5 लेता हूँ तो यहाँ 5 - 6 -1 आ जाएगा, तो वो हो नहीं सकता। क्या मैं x को 7 ले सकता हूँ? 7 - 6 मेरा 1 आ जाएगा, वो भी नहीं हो सकता, 1 तो है ही नहीं, सैंपल 3 से स्टार्ट ही हो रहे हैं कहीं पे। क्या मैं x का वैल्यू 9 ले सकता हूँ? 9 लेता हूँ तो 9 - 6 3 आ जाएगा, 3 इस लाइन में आना ही नहीं चाहिए, तो पक्का हो गया x का वैल्यू मेरा 11 है। तो x हो ही नहीं सकता 11 के अलावा कुछ। ये मेरा x 11 है, तो 11 - 6 ये मेरा 5 हो गया, ये 11 - 2 ये मेरा 9 हो गया, 11 - 6 ये मेरा 5 हो गया, और 11 - 4 ये मेरा 7 हो गया। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर, समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, इस लाइन में 3 तो आ नहीं सकता, बचे कौन कौन, 5 7 9 और 11, जिसमें से 5 और 11 तो आ ही गया। अब ये 2 खाने बचे हैं जिसमें 7 और 9 आएगा, और 9 यहाँ आ गया तो 9 यहाँ आ नहीं सकता, तो पक्का यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
इज दैट क्लियर गाइज? तो इस तरह से हमको क्लूज मिलते जाते हैं और हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। और देखते हैं अपन और क्या हो सकता है। चलिए गाइज, ये 7 आ गया यहाँ पे, 9 आ गया यहाँ पे, 5 आ गया यहाँ पे, तो बचे कौन कौन इस लाइन में? 3 और 11, ये दो बचे ना। 11 इस लाइन में आ नहीं सकता, तो यहाँ पक्के से 3 आएगा, तो यहाँ पक्के से कौन आएगा? 11 आएगा गाइज। इज दैट क्लियर? बहुत सारी चीज़ें देखो हम फाइंड करते जा रहे हैं। हम 11 + 7 कितना होता है? 18, और ये टोटल मेरा 26 लाना है, तो बचे ही कितना? 18 और 8 26 होता है। इसका मतलब ये जो दो नंबर है, इन दोनों का टोटल 8 है, और इन सब में दो कौन से हैं जिनका टोटल 8 आता है? एक तो 3 और एक 5। इसका मतलब 3 और 5 में से कोई एक यहाँ आएगा और कोई एक यहाँ आएगा। गाइज यहाँ 5 है, तो इस लाइन में 5 आ नहीं सकता, तो पक्का हो गया इस लाइन में 3 आ जाएगा। तो इस लाइन में कौन आ जाएगा गाइज? 5 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए और आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं और क्या निकाल सकते हैं अपन। इस लाइन में और कोई फाइंड कर सकते हैं? x = 11 है, ये 5 है ना। चलिए और सोचते हैं और कहाँ क्या फाइंड कर सकते हैं, और कुछ निकल सकता है क्या इन सब से? देखिएगा गाइस, यहां पर 9 आ गया, यहां पर 7 आ गया। अब बचे कौन कौन? 3, 5 और 11। इज दैट क्लियर? 3, 5 और 11। तो 11 यहां नहीं आ सकता, तो इसका मतलब 11 यहां कहीं आएगा। और कोई क्ल्यू कहीं से मिल रहा है? पूरा टेबल फिल करना कंपल्शन नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे नीचे जिसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको रहेंगी आपके पास, कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेंगी। यस गाइस, मिला? कुछ नहीं मिला? चलिए अब यहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन हमने फिल कर ली। अब मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे हैं जिनके आंसर आपको देना है। तो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके ही आंसर आपको देना है। पूरा टेबल आपको फुलफिल नहीं करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस के सॉल्व कर सकते हैं आप, उतने क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्टेड बाय ऑल द 4 साइंटिस्ट कंबाइंड? सारे साइंटिस्ट ने मिलाकर के कितने सैंपल कलेक्ट करे? बस ये आंसर है हमारे पास 140। दैट इज माय आंसर। इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन एग्जाम का है, हु कलेक्टेड एग्जैक्टली 3 सैंपल्स ऑफ कैडमियम? कैडमियम के 3 सैंपल किसने कलेक्ट करे? ये रहा कैडमियम, इसके 3 सैंपल किसने कलेक्ट करे? रमन ने। तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Albert collected 11 samples of krypton, then what is the number of samples of thorium collected by Curie? अब देखो यहाँ पर कंडीशनल है, यहाँ पर ये यदि ऐसा है तो ये कितना होगा, ऐसा भी क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है अल्बर्ट कलेक्टेड 11 सैंपल ऑफ क्रिप्टॉन। अल्बर्ट ने क्रिप्टॉन के 11 सैंपल यदि कलेक्ट करे तो क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ थोरियम कलेक्टेड बाय क्यूरी? तो क्यूरी ने थोरियम के कितने सेलेक्ट करे होंगे सैंपल, ये मेरा क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए अब हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। अब एक चीज आप समझ लो यहां पर, कि ये आपका 7, 11 और 9 ये 3 तो आ ही गए, 11 यहां आना नहीं था। अब बचे कौन कौन? 7, 11 और 9, इनको अपन हटा दें। 7,
11 और 9 को हटा दें तो 3 और 5, ये दो ही बचे ना। अब यदि ये दो बचे 3 और 5, तो इसका मतलब पक्का हो गया कि मैं यहाँ 3 नहीं ले सकता, क्योंकि 3 तो यहाँ है, तो यहाँ पक्के से 5 आएगा, और यहाँ पक्के से 5 आएगा, तो यहाँ पक्के से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा गाइस। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मुझे ये वाला फिगर पता करना है, ये कितना होगा। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लो कि यदि मैं 9 को नहीं लेता हूं तो मेरा टोटल कितना आना चाहिए बाकी सबका। यदि मैं 9 को नहीं लेता हूं तो बाकी सबका टोटल आना चाहिए 11 + 7 18 + 5 23 + 3 26। 11 + 7, ये मेरा 9 है यहाँ पे, देखना आप। और यदि मैं 9 को नहीं लेता हूं तो मेरा टोटल कितना आएगा, और यदि मैं 5 को नहीं लेता हूं तो मेरा टोटल कितना आएगा। इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें हम। यदि मैं 9 को नहीं लेता हूं तो 11 + 7 18 + 5 23 + 3 26 आएगा, वो ऑलरेडी मेरे पास रखा है। अच्छा, यदि मैं 5 को नहीं लेता हूं तो मेरा सैंपल का टोटल कितना आएगा, 30 आ जाएगा। यस नो गाइस? देखिए, यदि मैं 5 को नहीं लेता हूं तो टोटल 30 आ जाएगा। इसका मतलब जब मैं 5 को ले रहा हूं तो 30 नहीं आएगा, तो 30 नहीं आएगा तो इसको हटा दो। इसका मतलब यहाँ 28 आएगा, और यहाँ 28 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ कौन आएगा, यहाँ 30 आएगा। ये बात समझ आ रही? अब यदि यहाँ पर 30 आएगा तो ये 9 + 3 कितना हो गया, 12, और टोटल सबका 30 है, उसमें से 12 में माइनस कर दूं तो बचा कितना, 18। मतलब बाकी जो दो बचे हैं इनका टोटल मेरा 18 है, और दो का टोटल 18 ऐसे है ही कौन, दो जो 18 है, एक 11 और एक 7। इज दैट क्लियर गाइस? तो 11 यहाँ है, इसलिए 11 यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ मेरा 7 आ जाएगा, तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर 5 11 3 ये तो हो ही गया। अब ये मेरा 24 है। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को जो चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन मिल गई मेरे को, तो क्वेश्चंस मेरे सारे सॉल्व हो गए। तो कई बार ये होता है कि अपन जब टेबल फॉर्म करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है, तो उनका लोड नहीं लेना, क्योंकि नीचे जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें भी सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। इज दैट क्लियर गाइज? और इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो आप नहीं निकाल सकते, और उनकी जरूरत भी नहीं है। क्लियर गाइज? चलिएगा, मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 5 hen, MP, Bumpy, Champy, Dumpy and Pampy. Initially they had some eggs among 1 2 3 4 5. कुछ eggs इनके पास ऑलरेडी हैं, नॉट इन दिस ऑर्डर, मतलब फर्स्ट वाले के पास 1 है, सेकंड के पास 2 है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। एंड दे ले, कुछ अंडे उन्होंने दिए 1 2 3 4 5, एंड फाइनली हैड 4 5 6 7 8, नॉट इन ऑर्डर। मतलब ये ऑर्डर कहीं पर भी फॉलो नहीं करेगा, कितना भी हो सकता है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? नाउ इनिशियली ये कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, वो अपन यहाँ फिल करते जाएंगे। टेबल मैंने पहले से बना के रखी है आपके लिए, A B C D और P है ना। ये मैंने फर्स्ट लेटर लिख दिया, पूरा नहीं लिख के, MP, बेम्पी, चम्पी, जो भी है ये। क्लियर? और इनने स्टार्ट में कितने अंडे दिए, कितने थे इनके पास, 1 2 3 4 5, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया कितने, 1 2 3 4 5, इन्हीं में से कोई यहाँ पर आएगा 4 5 6 7 8 ऐसा। अच्छा, क्वेश्चन में ये जो लास्ट पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन हमको पढ़ लेना चाहिए एक बार। इनिशियली डम्पी हैड 2 eggs एंड एंडेड अप विद 7 eggs एट द एंड। चलो ये तो लिख ही लो, इनिशियली डम्पी के पास 2 eggs थे, एंडेड अप विद 7 से एंड करा इसने, ठीक है। तो ये तो पक्का हो गया, जब 2 थे और 7 एंड में थे तो ये बचा हुआ 5 यही आएगा, इसके पास 5 रहे होंगे। बम्पी लेड 3 eggs एंड डिड नॉट एंड इन 8। बम्पी ने कितने अंडे दिए, 3, है ना। एंड डिड नॉट एंड विद 8, मतलब ये फिगर मेरा 8 नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यदि ये 8 नहीं है तो उसमें से 3 जाएगा, तो वो भी 5 नहीं है, मतलब पक्का हो गया। 8 नहीं है तो उसमें से 3 माइनस करेंगे तो वो 5 भी नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेम्पी डिड नॉट ले 1 और 2। पेम्पी ने जो अंडे दिए वो 1 और 2 तो नहीं है, तो लिख के मैंने काट दिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, MP एंडेड विद द नंबर ऑफ एग्स चैम्पी स्टार्टेड विद। इसका मतलब MP ने जितने टोटल लास्ट में इसके पास हो गए
वो चैंपियन ने जितने स्टार्ट किए थे उस फिगर के बराबर है। मतलब ये एक्स है तो ये भी क्या है, मेरा एक्स है। बस और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस अब इतना सा दिया, नो टू हैन हैज सेम नंबर ऑफ एग्स इन स्टार्ट एज वेल एज नो टू लेड सेम एज वेल एज द नो टू एंडेड अप विद द सेम। इसका मतलब दो, इस लाइन में दो फिगर कोई भी सेम नहीं आएंगे, इसमें भी नहीं आएंगे और इस थर्ड वाली में भी नहीं आएंगे। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना। अब क्या करें, कैसे आंसर लाएं, दिस इज द क्वेश्चन। ये पूरी टेबल हमको फिल करना है। इस x का वैल्यू क्या हो सकता है, x तो कॉमन नंबर है यहाँ का और यहाँ का, तो ये जो 5 नंबर है 1 2 3 4 5 और ये जो 5 नंबर है 4 5 6 7 8, इनमें कॉमन नंबर कौन है, एक 4 और एक 5। इसका मतलब पक्का हो गया कि x का वैल्यू या तो 4 होगा या 5 होगा। यहाँ पर भी x का वैल्यू या तो 4 होगा या 5 होगा। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए इतना तो हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूं, इंफॉर्मेशन भी सारी मैंने यूज कर ली। राइट गाइस? एक चीज मेरे को समझ आ रही है यहां पर कि यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अच्छा यहां पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 में से 3 आ गया यहाँ, तो 3 यहां से हटाई दो। 5 यहाँ आ गया तो 5 भी यहाँ से हटाई दो। अब बचे 1 2 4, उसमें से 1 2 यहाँ आ नहीं सकता, तो बचा ही कौन, 4। तो गाइज यहाँ 4 आएगा पक्का है। इसका मतलब 1 और 2 किधर आएंगे, ऊपर कहीं आएंगे। 1 और 2 में से कोई एक आएगा यहाँ पर भी 1 या 2 में से कोई एक आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए यदि ये 4 है मान लो, और इसमें 4 और 5 में से बड़ा मैं 5 भी ले लूँ और यहाँ बड़ा से बड़ा 2 भी ले लूँ, तो 5 और 2 का टोटल यानी 7 से ज़्यादा नहीं आएगा। 7 एट द मोस्ट ये आ सकता है ना गाइस? इसका मतलब इस पूरी लाइन में एक जगह कहीं 8 आएगा, वो कौन होगा? यहाँ 8 आ नहीं सकता, 4 या 5 है। यहाँ 8 है नहीं, 8 नहीं है, क्वेश्चन में ही दिया है। ये 8 आ नहीं सकता क्योंकि 5 + 2 ज़्यादा ही ज़्यादा 7 आएगा। 7 भी नहीं आ सकता, यहाँ है ही सही ऑलरेडी। तो ये 8 ये वैसे भी नहीं आ सकता, तो 8 बचा ही कौन, पक्का हो गया 8 ये आएगा। और ये 8 है, इसमें से 4 गया तो ये 4 हो गया मेरा। और यदि यहाँ 4 आ रहा है तो ये 4 मेरा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ मेरा 5 आएगा। मतलब x मेरा 5 हो गया, और x 5 हो गया तो फिर यहाँ से 4 हट गया, ये भी तो x ही है। देखिए कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब यदि यहाँ 5 है तो इसमें से 1 में माइनस करूंगा तो यहाँ 4 आएगा। 4 यहाँ आ नहीं सकता, 4 ऑलरेडी यहाँ है। इसका मतलब पक्का हो गया यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो 5 - 2 यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर 2 है। इज दैट क्लियर? और यदि यहाँ 2 है और यहाँ 1 नहीं है तो 1 कहाँ आएगा, फिर ये 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो फिर 2 यहाँ नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये पूरी लाइन मेरे को पता चल चुकी है। इसमें बचा ही कौन, 1, 2 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो वो बचा ही 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये 1 + 3 मेरा 4 हो गया, 5 आ ही चुका है, और ये मेरा 5 + 1 ये मेरा 6 हो गया यहाँ पर। इज दैट क्लियर गाइज? ये 5 + 2 7, 4 + 4 8 हो गया। तो ये मेरी पूरी टेबल फिलअप हो गई। सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक नया क्वेश्चन है। इसकी स्टोरी के अंदर आपको ये दिया हुआ है कि एक कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, किसी यूनियन के मेंबर हैं और किसी यूनियन के मेंबर नहीं है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है। जस्ट रीड, हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 20% of total employees are female and 40% of them were married. 30 female workers were not member of trade union out of 600 male workers. Out of 600 male workers, 500 were members of trade union and 50% of male workers are married. The unmarried non-member male employees were 60, which form 10% of total male employees. The unmarried non-members of the employees were 80. Find the ratio of married male non-employees and married female non-employees. Is that clear? इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कम से कम एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि हमको 2 टेबल तो कम से कम बनाने ही पड़ेंगे। या तो आप मेल फीमेल को बाइफरगेट करके 2 टेबल बना लो, या मैरिड अनमैरिड को कर लो, या मेंबर नॉन मेंबर का कर लो। कैसे न कैसे 2 टेबल आपको फॉर्म करने पड़ेंगे।
तो गाइज मैं जो यहाँ पर दो मैंने टेबल बनाए हैं वो मैंने ये सोच के बनाए हैं कि एक ऊपर वाला टेबल मैं बना रहा हूँ मेल मेंबर्स के लिए और ये नीचे वाला मैं बना रहा हूँ फीमेल मेंबर्स के लिए, राइट गाइज। अब मेल मेंबर्स के अंदर भी मैरिड, अनमैरिड और मेंबर, नॉन मेंबर, ये पूरा बाइफर्गेशन इसमें आ जाएगा। और फीमेल वर्कर के अंदर फिर से मेंबर, नॉन मेंबर, मैरिड, अनमैरिड, टोटल, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। इज दैट क्लियर? जस्ट ट्राई। अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन के अंदर दिया 20% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आर फीमेल। अब फिल करते जाओ। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं नहीं पता, तो मैं टोटल एम्प्लॉय अज्यूम कर लेता हूं एक्स। जो भी वर्किंग है अपन साइड में करते जाएंगे। तो मेरा टोटल एम्प्लॉयज मैंने एक्स मान लिया और क्वेश्चन में दिया 20% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आर फीमेल, तो फीमेल कितनी हो गई? 1/5 ऑफ एक्स। तो टोटल जो फीमेल वाला मेरा ये टेबल है, इसका जो टोटल है वो हो जाएगा 1/5 ऑफ एक्स। और यदि फीमेल 1/5 ऑफ एक्स है तो मेरे मेल मेंबर कितने हो गए? 4/5 ऑफ एक्स। इतना तो आप समझते हो, ये 20% है तो 80% है। तो जो मेरे मेल मेंबर्स है उनका टोटल हो गया मेरा 4/5 ऑफ एक्स। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, 20% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आर फीमेल एंड 40% ऑफ देम मतलब किन में से? फीमेल में से 40% ऑफ देम वर मैरिड। ठीक है, तो अब ये जो 4/5 ऑफ जो फीमेल है 1/5 ऑफ एक्स, इसका 40% मेरा मैरिड है, तो 40% इसका निकालेंगे तो 40/100, तो ये मेरा हो जाएगा 22 ज़ा 25 ज़ा, यानी 2 ऊपर आएगा और ये 5 ज़ा 25, तो 2/25 एक्स मेरी फीमेल मैरिड है। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? तो जो फीमेल के अंदर जो मैरिड है वो है 2x/25, तो मैरिड का जो टोटल है वो मेरा हो जाएगा 2x/25। आगे बढ़ते हैं। 30 फीमेल वर्कर्स वर नॉट मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। ये पूरा लिख देता हूँ। 30 फीमेल आर नॉन मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। इसका मतलब फीमेल के अंदर 30 ऐसी है जो ट्रेड यूनियन की मेंबर नहीं है, तो ये मेरा 30 इस जगह आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आउट ऑफ 600 मेल वर्कर 500 वर मेंबर्स ऑफ यूनियन। इसका मतलब मेल वर्कर कितने हैं? 600, तो ये मेल वर्कर की टेबल है तो इनका टोटल हो जाएगा 600। उनमें से 500 मेरे कौन है? मेंबर हैं यूनियन के, तो ये मेरा 500 आ जाएगा यहाँ गाइस। इज दैट क्लियर? और ये 600 में से ये 500 है तो ये बचा कितना मेरा? 100 आ गया। अच्छा, 4/5 x 600 है तो इससे मुझे x भी पता चल जाएगा। x कितना हो गया यहाँ पर? 4 से कैंसिल होगा 600, काट दूँ ऐसे डायरेक्ट 150 आएगा है, और ये 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, x मेरा 750 हो गया। यस नो? और x मेरा 750 हो गया, इसका मतलब मेरा जो टोटल एम्प्लॉयज है वो मेरे 750 हो गए, मेल फीमेल सब आ गए जिसके अंदर। इज दैट क्लियर? अब उसका जो 1/5 है वो कितना होगा? 150। इसका मतलब ये फिगर मेरा 150 हो गया टोटल फीमेल, है ना? ये पता चल गया। और 150 यदि ये है, उसमें से यदि 30 ये है नॉन मेंबर, तो जो मेंबर है वो मेरा 120 हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए, जब x पता चल ही गया तो वो यहाँ भी पुट करके ये भी निकाल ही लेते हैं अपन, 2x/25, तो यहाँ अपन निकाल लेते हैं 2/25 इंटू एक्स। एक्स कितना था मेरा? 750 गाइज। तो यदि ये 750 है तो 25 3 ज़ा 32 ज़ा, ये मेरा 60 मुझे पता चल गया। और यदि ये 60 पता चल गया तो 150 में से ये 60 गया, तो ये मेरा कितना बचा? 90। देखो धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन टेबल की हमें मिलती जा रही है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अपन पढ़ते हैं और क्या है। 500 वर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन एंड 50% ऑफ मेल वर्कर आर मैरिड। जितने मेल वर्कर है वो टोटल मेरे 600, उसमें से आधे मैरिड है, मतलब 300 मैरिड है, तो फिर आधे अनमैरिड हो गए। इज दैट क्लियर? ये भी पता चल गया मेरे को। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन,
द अनमेरिड नॉन मेंबर मेल एम्प्लॉयज वर 60. अनमेरिड नॉन मेंबर मेल, तो मेल के अंदर अनमेरिड नॉन मेंबर पता चला कितने 60, तो इस जगह मेरा 60 आ जाएगा. इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन में बोला है विच फॉर्म 10% ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉय, जो कि टोटल मेल एम्प्लॉय का 10% है. इसका मतलब ये 60 टोटल मेल का 10% है. टोटल मेल कितने हो गए 600. वो तो वैसे भी मेरे पास आ चुका है. किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ से फिर से क्लियर हो गया कि हाँ टोटल मेल एम्प्लॉय मेरे 600 है. चलिए अब देखते हैं अपने को क्या क्या पता चला इससे. ये 100 टोटल है 60 और इसका, तो ये मेरा 40 हो गया. और ये 300 टोटल है 40 और इसका, तो यदि 300 में से ये 40 निकल गया तो ये मेरा 260 आ गया. इज दैट क्लियर गाइस? और यदि ये मेरा 300 है और उसमें से ये 60 है तो ये मेरा बनेगा 240. चलिए काफ़ी कुछ मिलता जा रहा है अपने को, है ना. और पढ़ते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन बची है क्या. द अनमेरिड नॉन मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज वर 80. अनमेरिड नॉन मेंबर टोटल 80 है. अब मेल की फीमेल ये नहीं दिया, मतलब सब मिला के, तो अनमेरिड नॉन मेंबर 60 तो ये है, और टोटल वो बोल रहे हैं 80 ऐसे मेंबर जो अनमेरिड नॉन मेंबर है. तो 60 मेल हैं तो बची 20 फीमेल में होंगे, तो ये मेरा 20 इस जगह आ जाएगा. यस नो, ये मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया इससे. अब ये 90 और ये 20 है तो ये मेरा 70 बचा, और ये 30 और ये 20 है तो ये मेरा 10 बचा. ये टोटल सिते हैं ये सारे, और ये 60 और ये 10 है तो ये मेरा 50 बचा गाइस. इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं. अब तो जो क्वेश्चन में पूछा हो उसका अपन आंसर दे सकते हैं. क्वेश्चन में पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ मैरिड मेल नॉन मेंबर एंड मैरिड फीमेल नॉन मेंबर. तो मैरिड के अंदर मेल नॉन मेंबर, मैरिड नॉन मेंबर मेल, वो फिगर है मेरा ये 40. इज दैट क्लियर? और मैरिड फीमेल के अंदर नॉन मेंबर है मेरा 10. इन्हीं दो का रेशो पूछा है मेरे को 40 और 10 का. सो माई रेशो इज 40:10. सो गाइज माई आंसर इज 4:1. इज दैट क्लियर गाइज? सो दिस फिनिशेज विद माई सेकंड सेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. आई होप आपको हर चीज़ समझ आई होगी, हर चीज़ आपने यहाँ पर देखी. अप्रोक्स सारे क्वेश्चन इजी थे. एक जो वो आइसोटोप वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, थोड़े से उसमें वर्किंग थे, और उसके अंदर पूरा टेबल के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आते हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है. इट टेक्स सम टाइम. लगने दो, यदि थोड़ा सा टाइम लग रहा है और हमें क्वेश्चन बन रहा है और उसके क्वेश्चंस जो इन्फॉर्मेशंस के नीचे दिए हों वो अच्छे से पढ़ लिया करो. उसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें मिल पा रही है. डेफिनेटली हमको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए गाइस. एक बार फिर मैं आपको अपील करना चाहता हूँ, ये स्टूडेंट्स लाखों के नंबर में, नॉट ओनली हंड्रेड्स, नॉट ओनली थाउजेंड्स, इन lakhs of the students appear in competitive exams like CAT, ZET, NMAT, SNAP, IIFT, MAT, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चे अपीयर होते हैं सबको लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है. और कैट और जेट जैसे और आईपीएम जैसे एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छे लेवल पर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस. तो गाइस आप इतना मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, रिपीटेडली आई एम सेइंग दिस थिंग, दैट इन सारे लाखों बच्चों में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी बड़े सिटी के अंदर अपना इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशंस, दे आर एट देयर होम टाउन, दे आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ फैसिलिटी. बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं. ऑनलाइन क्लासेस उनको मिल पा रही हैं, कई जगह वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो खुद समझ रहे हैं इन चीज़ों को. और ऑनलाइन क्लासेस में भी कई बार कई तरह की फैसिलिटी उनको नहीं मिल पा रही, बहुत अच्छे से वो नहीं कर पा रहे हैं. मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि ऐसे हर बच्चे को ये सारी चीज़ें अच्छे से मिले, वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाए. और ठीक है, ये टाइम निकल जाएगा, लेकिन उसको किसी तरह का उसके लिए कोई लॉस नहीं हो, उसका करियर इम्पोर्टेंट है. तो गाइस
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड करिए, फैलाइए और अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।